देखेंगे 50 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों इन 50 क्वेश्चंस को तैयार करके आप लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे अपनी पूरी यूपी जीके का। तो क्लास आपकी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों ये 50 प्रश्न के बारे में आपको दोबारा से बता देता हूं कि इन 50 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं और आपकी परीक्षा में यूपी जीके से प्रश्न बनता है तो 99% चांसेस है कि प्रश्न आपका इसी क्लास से बनेगा। चलिए तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सिराज हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे किसका नाम साथियों, जौनपुर का नाम। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, आंसर आपका जो जाएगा वो जौनपुर के साथ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले जो समन्वय साथियों हमने देखा उत्तर प्रदेश में, वो किस इमारत में देखने को मिलता है, लाल किले में, ताजमहल में, पंचमहल में या साथियों जहांगीर महल में। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ताजमहल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र साथियों कहां पर पढ़ाया गया था, मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या इलाहाबाद में। तो कहां पर पढ़ाया गया था, आपको ध्यान रखना है साथियों, इलाहाबाद में पढ़ाया गया था, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पूछा जा रहा है कि 1857 के क्रांति से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं था। तो साथियों यहाँ पर कलर अगर बात करें तो कलर अगर चेंज करें तो कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है। पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए कुंवर सिंह भी संबंधित थे, बेगम हजरत महल भी संबंधित थी, मौलवी अहमदुल्ला भी संबंधित थे, यानी कि इन सभी ने साथियों कहीं ना कहीं से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन उधम सिंह ने नहीं किया था। अब नहीं किया था तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे सी नहीं बल्कि ये डी होना चाहिए, उधम सिंह। उसके बाद देखिए कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाया जाता है, बताइए। शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को या उत्तर प्रदेश को। साथियों यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक न किया हो, और वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगर बात करें शक्कर का, भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। पूछा जा रहा है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया, फिरोज शाह तुगलक की, अकबर की, मोहम्मद बिन तुगलक की या गयासुद्दीन तुगलक की। तो अगर बात करते हैं साथियों इस प्रश्न के सही आंसर की, तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करेंगे, जौना खां इसको कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में साथियों जौनपुर नगर की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है आंसर यहाँ पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, विंध्या पठार के नाम से, सतपुड़ा पठार के नाम से या आपका साथियों बघेलखंड पठार के नाम से या बुंदेलखंड पठार के नाम से। तो बुंदेलखंड का पठार साथियों किसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में पठारी भूभाग है इसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, वाराणसी में या बांदा में, बताइए। तो सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करते हैं साथियों तो कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम कहां पर वर्षा होती है, तो मथुरा में होती है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों जितने भी यूपी में एग्जाम्स होते हैं उन सभी में एक बड़ा पोर्शन यानी कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की जीके के संबंध में। तो साथियों आज इस क्लास में 50 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो जीके के होंगे, यानी कि जो यूपी जीके के होंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न ये कहलाएंगे। तो इस क्लास को साथियों अगर आपने एंट्री कर दी है तो पूरा इस क्लास को आप लोग देख कर जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोग देखेंगे और यूपी जीके को अपनी कवर करेंगे, इसको तैयार करेंगे। चलिए तो साथियों 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कब रही, यानी कि कौन सी जनगणना के दौरान रही। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1991 से 2001 के बीच जो जनगणना हुई थी साथियों, 1991 वाली जनगणना, इसमें जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है सबसे ज्यादा रही। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, यानी कि यूपी में
वो जनपद आपको बताना है जहां की साक्षरता सबसे अधिक थी, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो गौतम बुद्ध नगर साथियों वो शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर थी। तो जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है, बताइए। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अगर बात करें यहां पर आंसर की तो आंसर आपका बुंदेलखंड के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बुंदेलखंड, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों क्या पूछा जा रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, अंगारा लैंड या आपका ओशिनिया। तो अगर यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट। ये आपने कई बार देखा हुआ है साथियों क्वेश्चन। तो यूपी जो है प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा था साथियों, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उत्तर प्रदेश। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि पूछा आपसे ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो बुंदेलखंड का पठार भी है, गंगा यमुना का मैदान भी है, हिमालय क्या है साथियों? तो हिमालय नहीं है। हिमालय नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तराई क्षेत्र की तो तराई क्षेत्र भी है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो भावर की तंग पट्टी होती है किस क्षेत्र में मिलती है, बताइए। तो किस क्षेत्र में मिलती है साथियों? आपको ध्यान रखना है कंकीरेल क्षेत्र में मिलती है, कंकरीले क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात साथियों कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो यूपी का साथियों लिंग अनुपात की बात करेंगे तो कितना है? 912 है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर साथियों कितनी है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में हमने इस क्लास में कई सारे क्वेश्चन देखे। अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 71%, 68%, 67.68% या 69.77%। तो यहां पर आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे 67.68% ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी। इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूपी में किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो साथियों गोरखपुर में होती है। सबसे कम कहां पर होती है? तो मथुरा में होती है। लेकिन प्रश्न अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है साथियों वो तराई क्षेत्र है। कौन सा है? तराई क्षेत्र है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम साथियों क्या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा जो है बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो अगर साथियों बात करें उत्तर प्रदेश में पूरब से अगर पश्चिम की तरफ अगर बढ़ोगे तो साथियों वर्षा कम होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो उस जिले का नाम आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि जहां का सबसे ज्यादा नम भूमि जो वाला जिला है, कौन सा नम भूमि वाला जिला है? इलाहाबाद, सोनभद्र, आगरा या गोरखपुर। तो यहां पर आंसर आपका जो जाना चाहिए वो सोनभद्र के साथ जाना चाहिए। तो अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न। चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। ये भी अच्छा प्रश्न और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन या आत्माराम गोविंद खेर या नफीकुल हसन। तो आपका आंसर जो यहाँ पर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, बताइए। तो सबसे अधिक प्रभावित जिला साथियों कौन सा है अवनालिका अपरदन से? तो इटावा है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो अभी आपने देखा था एक पॉइंट कि यूपी में अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो इटावा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी में वो जिला बताइए, अब जिला नहीं है साथियों अब क्षेत्र है। पूछा जा रहा है यूपी में वो साथियों क्षेत्र बताइए जो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र कौन सा है साथियों? वो पश्चिमी क्षेत्र है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए कि बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं। तो लेटराइट मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो साथियों जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। इसलिए आपको ध्यान रखना है साथियों। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए लाल मिट्टियों की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है साथियों। लाल मिट्टी की बात करें तो ये मिर्जापुर और झांसी में कह सकते हैं हम लोग। आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूमि के, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों कि निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर लिखा होना चाहिए। तो भूमि के ऊसर होने से कौन से कारण है बताइए। भूमि की जो ऊसर हो जाती है ना, इसके क्या क्या वजहें हैं। तो अगर बात करें जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होता है, इस वजह से भूमि ऊसर हो जाती है। लवणयुक्त जल से सिंचाई होती है, इस वजह से भी हो जाती है। और क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग होता है, इस वजह से भी हो जाती है भूमि ऊसर। तो कुल मिला के आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न के उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो साथियों मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है। देखिए अभी आपसे पूछा था कि लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर था मिर्जापुर और झांसी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस प्रश्न के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा पथरई बांध है, गोकुल बैराज परियोजना है, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, या शारदा नहर परियोजना है, बताइए। तो आंसर की अगर बात करें गोकुल बैराज परियोजना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो आंसर आपका साथियों को इस ऑप्शन के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो है वो गोकुल बैराज परियोजना है। उसके बाद देखिए साथियों हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। हथनी कुंड अगर परियोजना की बात करते हैं तो ये रामगंगा पर है, यमुना पर है, सरयू पर है, या साथियों गंगा पर है। तो सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा उसका आंसर है, यानी कि हथनी कुंड परियोजना ये यमुना नदी पर स्थित है। और जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों नदियां आपके सामने दे रखी हैं और यहाँ आपके सामने साथियों बांध दे रखे हैं। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि कौन कौन सा बांध कौन कौन सी नदी पर स्थित है। तो माता टीला की बात करते हैं साथियों, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कई सारे गलत लग रहे हैं। पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है साथियों वो बेतवा नदी पर है। एक क्वेश्चन बनता है, इसको आपको तैयार करना है। रिहंद नदी की बात करते हैं साथियों, तो रिहंद जो बांध स्थित है, रिहंद बांध ये आपका रिहंद नदी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो माता टीला बांध है ना, माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ये तीन प्रश्न आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो साथियों अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा साथियों क्या हो गया है, यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया। उसके अलावा अगर बात करें जो राजघाट बांध है ये भी साथियों बेतवा नदी पर ही स्थित है। तो कुल मिला के जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आंसर के पीछे यहाँ पर नहीं दौड़ना है। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है सिर्फ। उसके बाद देखिए कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। चलिए तो फुलहर झील की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो अगर बात करें इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फुलहर झील जो है ये यूपी में स्थित है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि खतीमा जल विद्युत केंद्र ये किस नहर पर स्थित है, बताइए। क्या पूछा जा रहा है साथियों, खतीमा जल विद्युत केंद्र आपसे पूछा जा रहा है राम गंगा नहर या शारदा नहर या ऊपरी गंगा नहर या हथनी कुंड बैराज। एक प्रश्न आपसे बन सकता है, अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न तो बन ही रहा है कि खतीमा जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये भी साथियों शारदा नहर पर ही स्थित है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो साथियों गोरखपुर शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, घाघरा के, गंडक के, राप्ती के, या साथियों सरयू के, बताइए। तो आंसर आपका जो यहाँ पर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, यानी कि गोरखपुर साथियों राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जिनका भी आंसर यहाँ पर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो गंगा के दाहिने किनारे पर साथियों स्थित कौन सा नगर नहीं है। कानपुर तो है, हरिद्वार भी है,
और प्रयागराज भी है, लेकिन वाराणसी नहीं है साथियों, वाराणसी नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वाराणसी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो किसका उद्गम साथियों हिमालय से नहीं हुआ है? शारदा का तो हुआ है, बात करें गोमती का नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो गोमती का नहीं हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से साथियों 3 नदियां ऐसी हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? चंबल है, बेतवा है, केन है। यानी कि ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन कल्याणी नदी की अगर बात करें तो ये साथियों यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? ये भी साथियों समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये छोटा मोटा नहीं, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगर बात करते हैं पारिस्थितिक आतंकवाद की, तो यूकेलिप्टस का नाम आपने सुना होगा। इसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है। तो यहाँ पर जिनका भी आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि साथियों एक नीति है, एक वन नीति है जिसका नाम राष्ट्रीय वन नीति है। इसने क्या कहा था कि भारत में साथियों भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य रखा? मान लीजिए 100% है और ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर है, ये कितना है? 100% है। तो इसमें से अगर बात करें साथियों 33.33% भाग पर साथियों क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया। तो इसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं 1/3 या 1/3 भी तो कहा जा सकता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग साथियों वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? तो आंसर आपका जो जाएगा वो 7% के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये तो सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में साथियों यूपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला की अगर बात करें तो सोनभद्र है। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो साथियों चिपको आंदोलन यहाँ पर क्यों चलाया गया था? सांस्कृतिक प्रदूषण की वजह से, वनों की कटाई को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, या जल प्रदूषण को रोकने के लिए? तो साथियों वनों की कटाई हो रही थी और वनों की कटाई के लिए साथियों यहाँ पर महिलाएं साथियों वनों से चिपक गई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। फिर सामने कौन आए साथियों? वल्लभ भाई पटेल आए और वल्लभ भाई पटेल ने साथियों इसमें सहयोग किया। क्या कि इसका जो है वो आपका चिपको आंदोलन चलवाया मतलब, और वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रयास किए। तो इनको सरदार की उपाधि दी गई साथियों उन महिलाओं के द्वारा। तो कुल मिला के प्रश्न आपसे बन गया कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे कि साथियों पगमार्क क्या लिखा हो साथियों? पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके आकलन में किया जाता है? तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ा और पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये यूपी में कहां पर स्थित है? ललितपुर में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, या सोनभद्र में? तो साथियों यहां पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? आपको ध्यान होना चाहिए लखीमपुर की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर जो जनपद का है वो लखीमपुर खीरी का है। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? चलिए, यानी कि प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार की, समान पक्षी विहार की, और सूर सरोवर साथियों पक्षी विहार की? तो सबसे पहले साथियों जो की गई थी, किसकी स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की गई थी। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए
नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रदेश का सबसे ज्यादा विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहुशी पक्षी विहार या सांडी पक्षी विहार, बताइए। विस्तृत साथियों देखिए किसकी बात चल रही है, तो विस्तृत पक्षी विहार की बात चल रही है, इसलिए लाख भाषी पक्षी विहार आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, बताइए। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा चुका है। तो साथियों अगर बात करें तो बब्बर शेर सफारी पार्क कहां पर स्थित है, तो ये इटावा में स्थित किया जा चुका है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य साथियों किस किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा का नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 5 है, 7 है, 9 है या 11 है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या साथियों कितनी है, 9 है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं साथियों ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावला, मक्का, जौ या आलू, बताइए। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश जो है फसल किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो गेहूं के उत्पादन में भी है, गन्ने के उत्पादन में भी है और उसके अलावा आलू के उत्पादन में भी है। तो कुल मिला के आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कुल कृषि योग्य भूमि का साथियों कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो 15% उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों यूपी जीके के 50 ऐसे